देखो लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी किया था ईएमएस इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। अपनी 5th यूनिट स्टार्ट हो गई है। अपन ने स्टार्ट किया था सिंक्रोनस मशीन से कि सिंक्रोनस मशीन क्या होती है। देन अपन ने देखा उसका प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन। इसमें 2 टाइप की सिंक्रोनस मशीन है आपके, एक सेलियंट फोर्स सिंक्रोनस जनरेटर एंड सेकेंड वन इज सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टीज है, इनकी स्पीड कितनी होती है, ये सब अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अपन ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड देन इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी और जनरेटेड वोल्टेज और उसका डेरिवेशन। यहाँ तक अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप लोगों को, कुछ भी टॉपिक रिपीट करना है? इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब अपना है आज अपना आर्मेचर वाइंडिंग। देखो ये टॉपिक है ना आपकी यूनिट फर्स्ट में भी दे रखा है और यहाँ पे आपकी यूनिट 5th में, अपन अभी यूनिट 5th पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको कहीं पे भी आर्मेचर वाइंडिंग करके टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन वो इस चैप्टर से ही पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। और ये यूनिट फर्स्ट में तो आपको पढ़ना ही है, तो फर्स्ट में ना पढ़ के अपन इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या है इसमें आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिटेलिंग बता रखी है। आर्मेचर वाइंडिंग, द वाइंडिंग थ्रू विच अ करंट इज पास टू प्रोड्यूस द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। देखो अपन ने क्या कहा था कि जो रोटर है उसके ऊपर जो वाइंडिंग होगी उसको अपन बोलेंगे रोटर वाइंडिंग या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज फील्ड वाइंडिंग। और जहाँ से अपन आउटपुट कलेक्ट करते हैं दिस इज कॉल्ड एज आर्मेचर वाइंडिंग। द बेसिक टर्म रिलेटेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग आर डिफाइंड एज फॉलो। अब देखो कुछ टर्म्स है। अभी पहले है टर्न। टर्न क्या होता है? A turn consists of 2 conductors connected by one end to another end। यानी कि क्या होगा, किस तरह से होता है ये देखो, अगर इस तरह से आपका है तो ये, तो इसे अपन कहेंगे टर्न। इसमें क्या है, 2 कंडक्टर लगे हुए होंगे, 2 कंडक्टर से मिलके जब ये एक पूरा राउंड कंप्लीट होगा तो ये हो जाएगा आपका एक टर्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कॉइल क्या होती है। अ कॉइल इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग सेवरल टर्न। क्या हुआ बच्चों? मैम दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपको? हो रही है हमारे। लोकेश एक बार बेटा आपका नेट कनेक्शन चेक करो। आपके नेट में प्रॉब्लम होगी बेटा। एक बार या तो वापस से मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करना। आपके नेट पे प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी सबको तो दिखाई नहीं रही है ना, इसलिए। विजिबल है उससे लोकेश? यस मैम। देखो अपन पढ़ रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने देखा टर्न क्या होता है। तो क्या होता है, 2 कंडक्टर मिलके जब इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं टर्न। यानी कि अगर मैंने आपसे पूछा एक टर्न के अंदर कितने कंडक्टर है, तो ये 1 और ये 2, इस तरह से 2 कंडक्टर होते हैं। कॉइल क्या होती है, बहुत सारे ऐसे टर्न मिलते हैं तो वो एक कॉइल बनती है। अब इसका डायग्राम देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाइंडिंग्स क्या होती है, वाइंडिंग्स इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग सेवरल कॉइल्स इन सीरीज। बहुत सारी जो कॉइल्स है उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते तो वो आपकी बन जाएगी वाइंडिंग। अब जैसे यहाँ देखो ये एक कंडक्टर और यहाँ पे रिटर्न में दूसरा कंडक्टर, तो ये क्या बन गया, एक टर्न बोलेंगे इसको। ऐसे ही बहुत सारे टर्न बन जाएंगे तो इनको बोलेंगे अपन कॉइल। और बहुत सारी ऐसी कॉइल सीरीज में कनेक्टेड होगी तो इसको बोलेंगे अपन वाइंडिंग। तो ऐसी एक वाइंडिंग आर फेज के लिए होती है, ऐसी एक दूसरी वाइंडिंग वाई फेज के लिए होती है, फिर एक जेड फेज के लिए होती है, ऐसे 3 फेज वाइंडिंग होती है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला होता है आपका अब आपका जो एंगल है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल थीटा और एक होता है आपका मैकेनिकल थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिकल थीटा इक्वल्स टू होता है P/2 थीटा एम, यानी कि P है नंबर ऑफ पोल्स डिवाइड बाय 2, थीटा एम कितना है, मैकेनिकल डिग्री, और थीटा ई क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो आपको चेंज करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब देखो अपन को इनका क्या यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए टर्न से क्या मतलब है, कॉइल से क्या मतलब है और वाइंडिंग से क्या मतलब है। 2 कंडक्टर है तो एक टर्न बन गया, बहुत सारे टर्न मिल गए तो बन गया एक कॉइल, और बहुत सारी कॉइल एक साथ सीरीज में कनेक्ट हो गई तो बन जाएगी आपकी वाइंडिंग। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देखो पोल पिच, ये टर्म्स याद रखना, क्वेश्चन भी देगा वो तो डायरेक्ट वैल्यू देगा कि द वैल्यू ऑफ पोल पिच इज
360 या 320 जो भी इस तरह से। तो पोल पिच क्या होती है? द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पोल ऑन ए मशीन। यानी कि सपोज आपका एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है, ये है आपका एन और ये है आपका एस। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसको अपन बोलेंगे पोल पिच। पोल पिच क्या होता है? पोल पिच एंगुलर डिस्टेंस। सबसे पहली बात तो नॉर्मल वाली डिस्टेंस नहीं होती, इसको एंगल में मेजर करते हैं। तो ये क्या होती है? एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पोल। मतलब यहाँ पे एक पोल है तो इसके सेंटर से लेके इसके पास में जो भी पोल है उसके सेंटर तक। तो द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल इज नोन एज पोल पिच। ठीक है, अब देखो वन पोल पिच, एक पोल पिच कितना होता है? अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके पास मैंने एन लिख रखा है और ये आपका एस है, तो हमेशा इसके बीच का एंगल कितना होगा? अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होगा तो वो होगा 180 डिग्री हमेशा। अगर मैं बोलूँ मैकेनिकल एंगल कितना होगा तो डिपेंड करता है। मैकेनिकल एंगल कैसे फाइंड आउट करता है? 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल करोगे तो आपको पता चलेगा मैकेनिकल एंगल कितना है। लेकिन अगर मैंने बोला कि आपकी पोल पिच कितनी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो हमेशा 180 डिग्री होगा ये पोल पिच। अब ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है वो भी आपको आगे समझ में आएगा। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, द टू साइड्स ऑफ अ कॉइल आर प्लेस्ड इन 2 स्लॉट्स ऑन द स्टेटर सरफेस। मतलब क्या होगा? स्टेटर पे आपने इस तरह से स्लॉट्स बना रखे हैं, तो यहाँ पे आप एक कॉइल रख दोगे, दूसरी कॉइल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं? अगर इन दोनों कॉइल के बीच में जो यहाँ पे एक कॉइल है आपकी, यहाँ पे भी एक कॉइल है, अब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी इसको अपन बोलेंगे कॉइल पिच। कॉइल पिच, जो कॉइल के बीच में डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी कॉइल पिच। और क्या होगा? जो आपके यहाँ पे पोल्स के बीच में है एन और एस, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी पोल पिच। पोल पिच और कॉइल पिच। तो क्या होता है? जब भी आपकी कॉइल पिच इक्वल्स टू होती है आपके पोल पिच के, तो उस वाइंडिंग को कहते हैं अपन फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच कॉइल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? सबसे पहले इसने बताया कि आपको पोल पिच क्या होता है। तो देखो नाम से पता चल रहा है पोल पिच, यानी कि जो भी आपके पोल्स है, जो भी आपके पोल्स है उनके बीच के डिस्टेंस को कहेंगे अपन पोल पिच। अब क्या है, अगर मैंने इस तरह से स्लॉट्स बनाए कि एक स्लॉट यहाँ पे और एक स्लॉट यहाँ पे है, तो सपोज एक वाइंडिंग यहाँ आ गई, एक वाइंडिंग यहाँ आ गई, तो दो कॉइल के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे अपन कॉइल पिच। कॉइल पिच, तो दो कॉइल के बीच का डिस्टेंस हो गया कॉइल पिच और दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस हो गया पोल पिच। तो अगर पोल पिच इक्वल्स टू कॉइल पिच है तो वो वाइंडिंग क्या कहलाएगी? फुल पिच वाइंडिंग। याद रखना, इफ पोल पिच इक्वल्स टू पोल पिच then it is known as full pitch coil। अगर ऐसा है आपका कि ये जो कॉइल पिच की वैल्यू है वो लेस देन है आपके पोल पिच से, तो वो कहलाएगी आपकी शॉर्ट पिच कॉइल या फिर आपकी कहलाएगी वो फ्रैक्शनल पिच कॉइल। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अपन किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे अपना एन हो गया इस तरह से, ये देखो ये आपने एन पोल बना दिया, यहाँ पे आपका हो गया एस पोल। ठीक है, अब अगर आपने वाइंडिंग ऐसी रखी है, ये एक कॉइल है, एक कॉइल का एक साइड है और ये दूसरा साइड है, तो एक साइड आपका यहाँ आ रहा है, एक साइड आपका यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या पोल पिच इक्वल्स टू कॉइल पिच हो गया। तो क्या हो गया? ये हो गई आपकी फुल पिच कॉइल। लेकिन अगर आपने इसको पहले ही यहाँ पे एक स्लॉट रखी, दूसरा स्लॉट यहाँ इतना पास में रख दिया और इसको इस तरह से यहाँ पे ही आपने क्लोज करवा दिया, यहाँ पे क्लोज करवाना था बट आपने पहले ही क्लोज करवा दिया, तो इसको अपन बोलेंगे शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल, ये है आपका फुल पिच कॉइल। समझ आ रहा है? ये बस बेसिकली डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, आपके क्वेश्चंस में आती है। न्यूमेरिकल में भी उनकी हेल्प होती है कि फुल पिच कॉइल क्या होती है, शॉर्ट पिच कॉइल क्या होती है। तो इस तरह से अपन को ध्यान रखना है कि अगर आपके जो दो पोल्स है एडजेसेंट पोल्स के बीच की एंगुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? आपकी पोल पिच। सिमिलरली अगर दो कॉइल्स है तो उन दोनों कॉइल के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी कॉइल पिच। एंड इफ पोल पिच इक्वल्स टू कॉइल पिच देन द वाइंडिंग इज नोन एज फुल पिच वाइंडिंग। अगर आपकी जो कॉइल पिच है वो लेस देन है आपकी पोल पिच से, तो ये कहलाएगी आपकी शॉर्ट पिच वाइंडिंग।
अब अपन पढ़ क्यों रहेंगे कि बेसिकली क्या होता है, अपने पास दो टाइप के वाइंडिंग के कनेक्शन हो गए। या तो आप आपके वाइंडिंग को इस तरह से वाउंड कर सकते हो कि वो फुल पिच कॉइल में बने, या फिर आप उसको इस तरह से वाउंड कर सकते हो कि आप शॉर्ट पिच कॉइल में बनाओ। तो बेसिकली जब आप आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि शॉर्ट पिच कॉइल के एडवांटेज बहुत सारे हैं। जब अपन इस तरह से कनेक्शन करते हैं तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है। इससे क्या होता है, अपने हार्मोनिक्स भी रिमूव हो जाते हैं, अपनी जो वेव्स है वो ज़्यादा साइनोसॉइडल आती है, स्मूथ होती है, और रिपल्स सारे रिमूव हो जाते हैं। तो क्या अपन ये वाली वाइंडिंग प्रीफर करते हैं। तो जब अपन ने इस तरह से कनेक्शन किया और अपन उसका एनालिसिस किया कि किसमें अपन को ज़्यादा EMF मिल रहा है, तो अपन को पता चला कि ये ज़्यादा बेटर है अपनी मशीन के लिए। तो मशीन में अपन हमेशा शॉर्ट पिच कॉइल यूज में लेते हैं। अब देखो इसका एक इसमें डेरिवेशन किया है कि अगर आप सपोज फुल पिच कॉइल यूज में ले रहे हो तो दोनों इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो मतलब एक यहाँ पे है और दूसरा भी आपका डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। मतलब अगर दो चीज़ें हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, आपको इनका फेजर कम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप टोटल EMF देखोगे तो क्या आएगा, इस कॉइल का EMF प्लस इस कॉइल का EMF। अगर इसका E है और इसका भी E है तो टोटल EMF हो जाएगा ट्वाइस ऑफ। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो सपोज इसका है E और इसका क्या होगा, इसका तो आप E नहीं बोल सकते, इसका आपको E cos अल्फा बोलना पड़ेगा। फिर एंगल की लिखा हुआ है, फिर एंगल कम होंगे। ओनली E कब बोलते हैं अपन, जब पूरा यहाँ पे आ जाता, लेकिन इनके बीच में एंगल एक अल्फा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह केस में अपन को फेजर सम करना पड़ेगा। तो क्या आएगा अपना फेजर सम जब अपन करेंगे तो इस तरह से अपना फेजर सम आएगा 2E cos अल्फा बाई इस तरह से। ये एक है ये आपका E, सेकंड वाला E यहाँ आ गया। इन दोनों को जब आप फेजर सम करोगे तो आपके पास आएगा E cos अल्फा बाई 2, और जबकि फर्स्ट केस में आपके पास डायरेक्टली आएगा 2E। ये दोनों इस तरह से है। यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से ना हो कि एक बीच में एक एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे आपको फेजर सम करना पड़ेगा। जब भी एंगल आ जाता है दो चीज़ों के बीच में तो अपन फेजर सम करते हैं। अगर वो दो चीज़ें डायरेक्टली 180 डिग्री के डिफरेंस पे है तो अपन अर्थमेटिक सम कर देते हैं। मतलब नॉर्मली जो आप सम करते हो 1+1 इस तरह से अपन अर्थमेटिक सम कर देंगे। तो यहाँ पे आया ये, यहाँ पे आया ये। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे अपन, तो इस रेशियो को बोलते हैं अपन पिच फैक्टर। ये रेशियो कहलाता है आपका पिच फैक्टर। बस आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या बोलता है, पिच फैक्टर क्या होता है, तो इस तरह से। तो पिच फैक्टर क्या होता है, इनका रेशियो होता है कि एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, एक्चुअली में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है जब आप शॉर्ट पिच वाइंडिंग बीच में ले रहे हो, और वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल एट ए स्पान ऑफ 180 डिग्री। यानी कि जब आप क्या कर रहे हो, फुल पिच वाइंडिंग बीच में ले रहे हो तब कितना वोल्टेज है। तो शॉर्ट पिच में कितना वोल्टेज आया 2E cos अल्फा बाई 2, और फुल पिच में कितना आया ट्वाइस ऑफ E। तो ट्वाइस ऑफ E से ट्वाइस ऑफ E कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा cos अल्फा बाई 2। तो ये होता है आपका पिच फैक्टर, इसको डिनोट करता है KC से। तो KC इक्वल्स टू cos अल्फा बाई 2। तो जैसे अभी अपन ने EMF इक्वेशन निकाली थी, उसमें तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया था E इक्वल्स टू 4.44 F5 और नंबर ऑफ टर्न। लेकिन अभी तक अपन ने ये तो देखा ही नहीं कि वाइंडिंग किस टाइप की है, तो उसका भी EMF पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के साथ में KC भी लगा देंगे, क्योंकि किस टाइप की आपने वाइंडिंग करी है उस हिसाब से भी आपके EMF चेंज होगा। तो जो EMF की इक्वेशन थी अपनी, यहाँ पे KC भी ऐड हो जाएगा। ये होता है आपका शॉर्ट, यह होता है आपका पिच फैक्टर। अब यहाँ देखो एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग, क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो क्या होता है, आप यहाँ इस तरह से अगर आप दो वाइंडिंग ले रहे हो, दो कॉइल ले रहे हो और एक आप सिर्फ छोटी लोगे, तो आपने क्या किया, ये एरिया कम कर दिया, तो ये वाला वायर भी आपका कम लगा। तो एक तरह से सेविंग हुई। जैसे अभी अपन एक कॉइल देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टर्न्स होते हैं 60, 120, 100। तो क्या होता है, एक तरह से आप मटेरियल की सेविंग भी कर रहे हो, आप इसको इतना छोटा बाउंड करके। इसमें यही लिखा है कि शॉर्ट पिच कॉइल के एडवांटेज क्या क्या है, कि शॉर्टन द एंड ऑफ वाइंडिंग एंड देयरफॉर देयर इज अ सेविंग इन द कंडक्टर मटेरियल की सेविंग हो जाती है। दूसरा है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स। जब अपन इस तरह से इसको कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि हार्मोनिक्स भी रिड्यूस होता है। एंड थर्ड द वेवफॉर्म ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज इज इम्प्रूव एंड मेकिंग इट अप्रोच द साइन वेव। अपनी जो वेवफॉर्म है वो भी एकदम स्मूथ आती है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म आती है, जो अपन शॉर्ट पिच वाइंडिंग बीच में लेते हैं। बस जैसे अपन ने शॉर्ट पिच वाइंडिंग पढ़ी, वैसे एक और वाइंडिंग है
अभी अपन ने क्या देखा कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है जो अपन वाउंड करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि किस किस टाइप से अपन वाउंड कर सकते हैं, क्या क्या और फैक्टर आता है। तो सबसे पहले ऐसा अपन ने देखा कि टर्न क्या होता है, कॉइल क्या होती है, वाइंडिंग क्या होती है। तो इस तरह से दो कंडक्टर से मिलकर बनेगा एक टर्न। बहुत सारे टर्न को आप ऐसे सीरीज में ऐड कर दोगे तो बन जाएगा कॉइल, और बहुत सारी सीरीज को अपन ने इस तरह से कॉइल को अपन ने इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो ये बन जाएगी वाइंडिंग। आप हमको देखना है वाइंडिंग को अपन किस किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा पोल स्विच क्या होता है, तो नाम से पता चला है पोल स्विच, यानी कि जो पास पास में पोल है आपके एडजेसेंट जो पोल है उनके बीच की एंगुलर डिस्टेंस को बोलेंगे अपन पोल स्विच। ये हो गया पोल स्विच, ठीक है। अब है कॉइल स्विच क्या होता है, तो अगर दो कॉइल्स है आपके पास उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी कॉइल स्विच। बस अब क्या कह रहा है ये, अभी कह रहा है पहले इसने बता दिया पोल स्विच क्या है, सेकंड में बता दिया कॉइल स्विच क्या है। अब ये कह रहा है कि अगर आपकी पोल स्विच इक्वल टू है आपके कॉइल स्विच, अगर ये दोनों इक्वल्स है तो आप क्या बोलोगे, आपकी वाइंडिंग है फुल स्विच वाइंडिंग। बट अगर आपकी कॉइल स्विच छोटी है आपके कॉइल स्विच से तो इसको बोलेंगे अपन शॉर्ट स्विच वाइंडिंग। बस ये दो टाइप की वाइंडिंग पड़ गया करनी। फिर स्विच फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज जनरेटेड इन फुल स्विच वाइंडिंग इन शॉर्ट स्विच वाइंडिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज जनरेटेड इन फुल स्विच वाइंडिंग। जब आपने इसको इस वाले कनेक्शन से कनेक्ट किया तब आपके पास कितना वोल्टेज जनरेट हुआ, जब आपने सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज में लिया तब कितना वोल्टेज जनरेट हुआ। इन दोनों के रेशो को बोलते हैं अपन स्विच फैक्टर। ये हो गया स्विच फैक्टर इक्वल टू कॉस अल्फा, स्विच फैक्टर इक्वल टू कॉस अल्फा बाय सी। बस इतना ध्यान रखना है आपको। और एडवांटेज क्या है इसकी, सबसे पहले तो मटेरियल की सेविंग होती है। दूसरा एडवांटेज है इसका, इससे हार्मोनिक रिड्यूस होते हैं, अपन को वेवफॉर्म अच्छी स्मूथ मिलती है, वेवफॉर्म की क्वालिटी अपनी इंप्रूव होती है। तो यहाँ तक हो गया आपके पिच फैक्टर के बारे में। पिच फैक्टर को देखो और क्या क्या नाम से बोलते हैं, कॉइल स्पान फैक्टर भी बोलते हैं, पिच फैक्टर भी बोलते हैं। अब बताओ यहाँ तक कुछ भी डाउट है, सिंपल मैथमेटिकल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कोई टिपिकल है। जस्ट आपसे पूछ लेगा वो कि अगर सपोज इसमें अल्फा की वैल्यू दी कि अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री है तो बताओ पिच फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो पिच फैक्टर क्या होता है, कॉस अल्फा बाय 2। सपोज ये 60 दे दिया तो कॉस अल्फा बाय 2 यानी कि कॉस 60 बाय 2 यानी कि कॉस 30 की वैल्यू आपको लिखनी है, वही होगा आपके पिच फैक्टर की वैल्यू इस तरह से। ये होगी आपकी शॉर्ट स्विच वाइंडिंग का। यहाँ तक कोई भी डाउट है? नो मैम। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बिल्कुल जैसे ही मैथमेटिकल है वैसे ही सेकंड वाला भी है, इसके बाद में अच्छे टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या ब्रीफ फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, देखो ये सब कुछ था, ये सारा आपका रिलेटेड था, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, इन कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। सबसे पहले तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है। अगर मैंने ऐसा किया कि जैसे कि सपोज ये जो मेरी वाइंडिंग थी, अगर मैंने क्या किया कि इसके अगर ये सारे की सारी कॉइल में एक ही स्लॉट में कुछ कर दूँ, मतलब इस तरह से ये दो स्लॉट डाली और इस तरह से मैंने अपनी वाइंडिंग कनेक्ट की। इस तरह से केवल इन दोनों में कनेक्ट की तो सारी वाइंडिंग एक जगह इकट्ठी होगी, तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। इसका अच्छे से डायग्राम अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको हिंट दे दूंगा कि अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अगर केवल इन दो स्लॉट्स में अपनी पूरी वाइंडिंग को अपन ने कनेक्ट कर दिया तो ये हो गया आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, अपन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस तरह से देखिए।
कुछ इस तरह से डायग्राम होता है उसका, कि वो केवल यहाँ पे नहीं पूरे वाइंडिंग को कवर करके, मतलब हर एक स्लॉट्स में जाके वो वाइंडिंग बनती है। इसका अच्छे से डिटेलिंग वाला डायग्राम मैं आपको कुछ छीन के लाऊंगी तो अपन फर्स्ट यूनिट से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये देखो कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में क्या होता है, ये जो दो स्लॉट्स है इसी में इस तरह से आपकी इस तरह से आप वाइंडिंग वाइंड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है, हर एक स्लॉट्स में इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या बोल रहा है ये, इन अ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग द कॉइल साइड्स ऑफ अ गिवन फेज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन सिंगल स्लॉट। मतलब अगर आपकी जो कॉइल है, ये जो कॉइल है ये पूरे के पूरे एक ही स्लॉट में आएगा, ये वाला पूरा का पूरा एक ही स्लॉट में आएगा, तो हो जाएगी आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कैसी होगी आपकी, कि ये एक में ना आके बहुत सारे में आएगा, जैसे कि इस तरह से। मतलब इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे तो एक ही में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो होगी आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। बट इसी वाइंडिंग को आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया है तो वो होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो क्या कह रहा है ये, इन अ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग जो कॉइल साइड्स है वो पूरे एक ही स्लॉट में होता है। द इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज इंड्यूस इन अ फेज विद ईच अदर। अब देखो बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वोल्टेज ऑब्टेन्ड टू द पॉसिबल वोल्टेज ऑफ द कॉइल ऑफ द पोलर ग्रुप वर कॉन्सेंट्रेटेड इन सिंगल ग्रुप। मतलब आपने क्या किया, एक बार तो सारे जितने भी कॉइल्स है उसको कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग की फॉर्म में पुट कर दिया इस तरह से पूरा, और एक बार आपने उसको डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की फॉर्म में पुट किया। तो इस टाइम पे आपके पास कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ और इस टाइम पे आपके पास कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, बस इसी का रेशियो आपका कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब देखो इसमें कुछ और टर्म्स है, जैसे कि आपका आता है नेक्स्ट बीटा। बीटा को क्या बोलते हैं अपन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स। ये केवल ये कहीं आपको दिखेगा नहीं वाइंडिंग में, लेकिन बस एक टर्म्स होती है जिसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट्स। मतलब कि ये जो आपने दो स्लॉट्स बनाए इनके बीच में कितना एंगल है ये आप देख भी नहीं सकते और आप मेजर भी नहीं कर सकते हो, बट आपको थ्योरिकली इसको लिखना होता है। तो इसको किस फॉर्मूले से लिखते हैं, भाई अपन ने इस तरह से स्टेटर में स्लॉट्स बनाए हैं, इनमें एंगल कितना है, तो बीटा इक्वल्स टू होता है अपना 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल्स। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि जो आपके दो स्लॉट्स है बैक टू बैक कंटिन्यूएशन में जो दो स्लॉट्स है इनके बीच में आपका कितना एंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन बीटा से डिनोट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है आपका, इसी तरह से इसका फॉर्मूला होता है ये साइन एम आपके नंबर हो सकते हैं इंटीजर एन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय एम साइन बीटा बाय 2। अब वो आपको बीटा की वैल्यू दे देगा कि जो स्लॉट्स के बीच में एंगल है वो 30 डिग्री है, या फिर वो बीटा की वैल्यू ना देके वो आपको स्लॉट्स और पोल दे देगा। तो इस वाले फॉर्मूले से आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है साइन एम बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय एम साइन बीटा बाय 2। जो फॉर्मूले हैं ये आपके डायरेक्ट या तो ऐसे ही आएंगे या फिर इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ जाएगा, वो भी बहुत रियली आता है। इस तरह से है। तो अपन ने जो ईएमएस की ये इक्वेशन लिखी थी इसके अंदर क्या होता है, केसीबी अपन ऐड करते हैं, केसीबी ऐड करते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये है आपका कॉइल पिच फैक्टर और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो बस इसी वाइंडिंग के साथ में ये दोनों भी ऐड कर देते हैं, या फिर इन दोनों को कंबाइन से अपन दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं KW। तो अपनी ईएमएस इक्वेशन इस तरह से हो जाती है, यहाँ पे KW लिखते हैं। तो जस्ट कुछ पॉइंट्स है आपकी ईएमएस इक्वेशन को अफेक्ट करते हैं। तो एक बार इसको रीड आउट करना, सब कुछ मैथमेटिकली है, शॉर्ट नोट आएगा या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं अपन, आर्बिट्ररी रिएक्शन बड़ा टॉपिक है तो अपन बाद में देखेंगे, ये देख लेते हैं। देखो आप लोगों ने डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन पढ़ी होगी, अपन इसमें भी आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे डिटेलिंग में, लेकिन वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आपके लिए देखो आर्मेचर रिएक्शन क्या है, ये क्या करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड अपना प्रोड्यूस होता है उसको अफेक्ट करती है, जो मेन फ्लक्स होता है उसको अफेक्ट करती है। तो एक तरह से ये लॉस की फॉर्म में आती है, इसके कारण अपना लॉस होता है। तब इसी के बारे में लिखा है कि अपना जो वोल्टेज जनरेट होता है
यहाँ पे ये आपकी सप्लाई है, ये जनरेटर, और यहाँ पे ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, तो इसका कुछ पार्ट तो आपका आर्मेचर रिएक्शन में ड्रॉप हो जाता है, कुछ पार्ट आपका ये क्या है, आपके आर्मेचर का रिएक्टेंस, ये है आपके आर्मेचर का रेजिस्टेंस। जैसे अपन ने इक्विवेलेंट डायग्राम वहाँ पे इंडक्शन मोटर में पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही है ये। तो क्या हुआ, आपके पास ये जनरेट हो गया, स्टेटर में आपके पास ये आ गया, इस तरह से स्टेटर में आपके पास ये जनरेट हो गया। अब आप आउटपुट निकाल रहे हो तो डायरेक्ट आपको आउटपुट पे ये नहीं मिलेगा, इसका कुछ पार्ट तो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन में लॉस हो जाएगा, कुछ पार्ट कहाँ होगा, ये जो स्टेटर है इसके रेजिस्टेंस में लॉस हो जाएगा, और कुछ पार्ट कहाँ जाएगा, स्टेटर के रिएक्टेंस में लॉस हो जाएगा। इसमें भी वही लीकेज फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये इसमें लॉस हो जाएगा। तो इसमें इसको इस तरह से बनाया है। अब अगर अपन आर्मेचर रिएक्शन को भी अपन एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और अपन जो रिएक्टेंस है आर्मेचर का उसको भी एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो इन दोनों को कंबाइनली अपन एक्स से रिप्लेस कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके अपन इस वाले कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं सिंक्रोनस इंसिडेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली बस इसी पे बेस्ड अपन को फेजर डायग्राम और इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। देखो इसने क्या किया है, सबसे पहले इसने बोला है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए बिल्कुल जैसे मैंने वहाँ पे देखा था वैसे ही बनेगा। देखो आपने सबसे पहले वोल्टेज बनाया, तो आउटपुट में आपको ये वोल्टेज मिला है, आउटपुट में ये वोल्टेज मिला है, तो मतलब ये सोचो आपके पास जब जनरेटर है तो पहले ये जनरेट हुआ होगा, सपोज 100 जनरेट हुआ होगा, 100 में से कुछ पार्ट आपका क्या हुआ होगा, आर्मेचर रिएक्शन में लॉस हो गया होगा, कुछ पार्ट आपका लीकेज रिएक्टेंस में लॉस हो गया होगा, कुछ रेजिस्टेंस में लॉस हो गया होगा, फिर जाके आपको बचा हुआ पार्ट का, फिर जाके आपको यहाँ पे मिला है 65 आउटपुट वोल्टेज। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज मिला है ये है जो आपको जनरेटर से आउटपुट मिला है, ये जो है ये जनरेटर के अंदर जनरेट हुआ है। आपने तो उसको क्या किया, प्राइम मूवर से रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे जनरेटर के अंदर इतना वोल्टेज जनरेट हुआ, लेकिन ये वोल्टेज आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ लॉस होंगे और फिर लास्ट में आपको आउटपुट में इतना मिलेगा। तो अपन को बस वही चीज़ फेजर डायग्राम में बनानी है। तो देखो ये है आपका जनरेटेड वोल्टेज, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जो ई अपन को मिला है वो क्या हो सकता है, इस तरह से ई ए माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए जेड एस इक्वल टू, यानी कि आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिला है वो कितना मिला है, सबसे पहले जो आपका जनरेट हुआ था उसमें से कुछ पार्ट रेजिस्टेंस में लॉस हुआ। ये जेड एस क्या है, जेड एस क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स आर्मेचर रिएक्टेंस, तो कुछ पार्ट आर्मेचर रिएक्शन में लॉस हुआ, कुछ पार्ट रिएक्टेंस में लॉस हुआ, तब जाके आपको ये वोल्टेज मिला है। ये अपन ने इंडक्शन मोटर में भी ऐसे ही किया था। तो अब इसी को अपन उस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें उधर जाएगी तो क्या लिखेंगे अपन, ए इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए जेड एस, यही सारी चीज़ें उधर जाएगी तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर मुझे ए ड्रॉ करना है, अगर ये चीज़ मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं वी ड्रॉ करूँगी, वी के अंदर ये वाली चीज़ ऐड करूँगी, फिर उसके अंदर ये वाली चीज़ ऐड करूँगी, तब जाके मुझे मिलेगा ये। ऐसे अपन ने इंडक्शन मोटर में भी किया था, याद आ रहा है? यस मैम। तो बस इसमें भी अपन को वही करना है। तो अब देखो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपको चाहिए वी, तो आप वी बनाओ, तो आपने बना दिया वी एकदम इस फेज में, ये आपने बना दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। तो लैगिंग में हमेशा करंट वोल्टेज से पीछे की जाएगी। अगर वो बोलता नहीं आपको लीडिंग के लिए बनाना है तो आप करंट को कहीं पर भी ऐसे बनाते, कहीं पर भी, लेकिन वोल्टेज से लीड में बनाते। वो बोल रहा है लैगिंग है मतलब वोल्टेज से पीछे है करंट, तो इस डायरेक्शन में कहीं पे भी बना दो। तो आपने वोल्टेज बनाया तो आपने करंट बना दी। अब उनको क्या करना है, वोल्टेज में ऐड करना है आई ए आर ए। तो कैसे ऐड करते हैं, अपन को पता है कि वोल्टेज में ऐड करना है, यानी कि ए पॉइंट पे है अपन, अब यहाँ से ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है, आई ए आर ए। तो जब भी रेजिस्टेंस होता है तो क्या फेज एंगल 0 आ जाता है। तो जो आई ए की डायरेक्शन है, डायरेक्शन कहाँ से देखनी है, यहाँ से, जो इसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो डायरेक्शन क्या है, आई ए की ये वाली, इसी डायरेक्शन में बनाना है आपको। इसी डायरेक्शन में अपन ने यहाँ बनाया, देखना है आपको कि इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन बनाना आपको यहाँ पे है, क्योंकि वोल्टेज के साथ ऐड करना है ना, करंट के साथ नहीं ऐड करना है। तो थोड़ा सा आपने ये इसकी डायरेक्शन में बना दिया, फिर हो गया आपका आई ए आर ए। अब आपको इसमें क्या ऐड करना है, इसमें आपको ऐड करना है आई ए एक्स एच। इस एक्स के अंदर क्या आ गया, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है वो भी आ गए, और आपके
लीकेज रिएक्टेंस के कारण जो लॉस हो रहा है वो भी आ गया, तो इन दोनों को अपन ने कॉमन इससे डिनोट कर दिया। तो अब जब भी एक्स आ जाता है तो क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पे बनाता है, मतलब बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे अपन ने छोड़ा तो यहीं पे बनेगा, लेकिन अब 90 डिग्री पे। और किस पॉइंट से 90 डिग्री लेना है, इस डायरेक्शन से 90 डिग्री पे, इस डायरेक्शन से 90 डिग्री पे ये जो अपन ने बनाया ये हो गया अपना आई ए एक्स है। बस अब ये जो पॉइंट आया इसको ओरिजिन से मिला दोगे तो ये आ गया आपका ई, क्योंकि ई इक्वल्स टू क्या था, आपको वोल्टेज में ऐड करना था आई ए आर ए, फिर आपको ऐड करना था आई ए एक्स है। तो यह होता है आपको वी, अपन ने सबसे पहले वी ड्रॉ किया, वी के साथ अपन को ऐड करना है आई ए आर ए। तो सबसे पहले ये देखो जैसे रेजिस्टेंस आ गया यानी फेज एंगल 0 है, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा आप बना दोगे तो वो बन जाएगा आई ए आर ए। फिर आपको बनाना है आई ए एक्स, एक्स आ गया यानी कि एंगल आएगा 90 डिग्री। तो जो भी करंट की डायरेक्शन चल रही है आपकी उससे 90 डिग्री पे बना दो, तो आपने 90 डिग्री पे बना दिया। बस अब जहाँ पे पहुँचे हो उसको आप ओरिजिन से मिला दोगे तो आपके पास आ जाएगा ये। तो बस अपन ने सही किया है, इस तरह से अपन ने फेजर डायग्राम बनाया। डाउट है किसी को भी फेजर डायग्राम में? फेजर डायग्राम बिल्कुल आएगा बताएगा एग्जाम में, जो भी फेजर डायग्राम ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर या लीडिंग पावर फैक्टर या यूनिटी पावर फैक्टर। तो एक बार फिर से देखो, ये आपका वोल्टेज है, इसमें बोला लैगिंग पावर फैक्टर है तो करंट इस डायरेक्शन में बनानी। अब वोल्टेज के साथ ऐड करना है आई ए आर ए, देखिए यहाँ पे हो गया आई ए आर ए, क्योंकि करंट की ये डायरेक्शन है ना इसी के पैरेलल बस ये बना दिया। अब ऐड करना है आई ए एक्स एक्स, तो ये हमेशा 90 डिग्री से बनता है, तो ये जो है इसको एकदम 90 डिग्री से ये हो गया आई ए एक्स। बस इतना ही ऐड करना था। तो अब जो पॉइंट आया उसको यहाँ पे मिला देंगे अपन, ये हो जाएगा अपना जनरेटेड वोल्टेज। समझ आया यहाँ पर? Yes, ma'am. अब देखो इसने जिसको भी डाउट है प्लीज बच्चे बता देना। अब देखो इसी से इसने फॉर्मूला बना दिया है कि फॉर्मूला अपन इस डायग्राम को, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपको इस फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब अपन को इस ई का फॉर्मूला लिखना है, तो इस ई का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। दिस ई इक्वल्स टू क्या होता है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, ई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो सकता है ओ जी का स्क्वायर प्लस ये जी डी का स्क्वायर। ऐसे लिखते थे पाइथागोरस फॉर्मूला में अपन कि क्या वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही किया इसमें। तो ई ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इस वाली चीज का स्क्वायर। तो बस अपन वही करने वाले हैं। तो ई ए की वैल्यू ऐसे निकालनी है अपन को, वो देखो। तो ई ए के लिए सबसे पहले अपन को ये वाली लाइन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये क्या है, और एक इस वाली लाइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आपके पास ये वाली लाइन आएगी। तो इस वाली लाइन की वैल्यू कैसे पता करेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ से आप लंब डाल दो, ये है, ये तो सीधा सीधा हो गया। यहाँ से जब आप लंब डालोगे ये और ये, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी इसकी वैल्यू बिल्कुल इतनी ही होगी जितनी ये डिस्टेंस थी। तो ये डिस्टेंस थी आपकी आई ए आर ए, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी आई ए आर ए। इस तरह से अपन ने निकाल लिया। अब देखो अब अपन को इस वाली चीज़ की और वैल्यू पता करनी है, इसकी तो आपने पता कर ली, इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो अब देखो जैसे जब भी आपका इस तरह से गिवन होता है कि ये वोल्टेज गिवन है और ये आपका एंगल है 60 डिग्री। अब आप यहाँ से अगर लंब डालोगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी कहलाएगी वी कॉस 60, और ये जो डिस्टेंस आएगी ये क्या कहलाएगी वी साइन 60। ऐसा पढ़ा है अपन ने कभी? ऐसे मैथ्स में भी अपन ने देखा है कि कोई भी वेक्टर इस तरह से है तो उसका आप एक्स एक्सिस पे इस तरह से लंब डालोगे तो ये बन जाएगा वी कॉस थीटा, और यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा वी साइन थीटा। तो बस अपन को वही करना है, अपन को पहले फेजर डायग्राम बना दिया, अब अपन को फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, इस ई जी की वैल्यू निकालनी है। तो ई जी इक्वल टू रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या वैल्यू आई अपने पास वी कॉस 5, ठीक है, ये हो गया वी कॉस 5 प्लस इस वाली चीज की क्या वैल्यू है, वही तो इसकी वैल्यू है आई ए आर ए। तो आई ए आर ए का स्क्वायर, तो अपन को क्या करना था, अपन को फाइंड आउट करना था ई ए का स्क्वायर बराबर ओ जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर। ओ जी को भी अपन ने दो पार्ट में तोड़ लिया था, अपन को करना है ओ जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर। अब ओ जी इक्वल टू क्या है ओ एफ प्लस एफ स्क्वायर तो चले गई, प्लस जी डी इक्वल टू क्या है जी सी प्लस सी डी। समझ आ रही है चीजें? बस अब ओ एफ की वैल्यू आपने निकाली वी कॉस 5 प्लस इसकी वैल्यू आपने निकाली आई ए आर ए।
इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब इसकी भी वैल्यू अपन को निकालनी है, तो अब बस वही करेंगे, अपन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो अपन को चाहिए जी डी की वैल्यू चाहिए, तो जी डी को कैसे लिख सकते हो आप, जी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं अपन को वैल्यू चाहिए जी डी की, तो जी डी क्या हो गया जी सी प्लस सी डी। तो अपन को पहले इतनी वैल्यू चाहिए, फिर अपन को इतनी वैल्यू चाहिए, इतनी वैल्यू तो सिंपल निकल जाएगी अपनी, जैसे यहाँ पे वी कॉस फाइव हुआ वैसे इतना हो गया आपका वी साइन फाइव, वी साइन फाइव इधर आ गया। अगर इसी चीज़ का यहाँ पे लम्ब डालोगे तो बन जाएगा वी साइन फाइव, इसका यहाँ लम्ब डालोगे तो बन जाएगा आपका वी कॉस फाइव। तो यहाँ पे वी साइन फाइव है, तो ये वाली चीज़ भी आपकी हो जाएगी वी साइन फाइव, और ये वाली चीज़ कितनी है, ये तो आपने लिखा ही है आई ए एक्स एक्स, तो बस ये हो गया आपका आई ए एक्स एक्स। तो आपने इस तरह से फॉर्मूला बना दिया, तो फॉर्मूला आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको फेजर डायग्राम समझ में आ गया तो आप ये फॉर्मूला भी बना सकते हो। इस तरह से ये है आपका लैगिंग पावर फैक्टर के केस में। दूसरा देखते हैं, ये है आपका यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब वी और आई दोनों फेज में है, तो ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ वोल्टेज बनाया, तो यूनिटी पावर फैक्टर है, यानी कि जहाँ पे वोल्टेज है वहीं पे आपकी करंट है, ये वोल्टेज भी यही है, करंट भी यही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वोल्टेज में करंट पीछे होती है, इसको थोड़ा पीछे ले लो, तो वोल्टेज है, सपोज ये आपकी करंट है, ये आपका वोल्टेज है। अब आपको इस वोल्टेज में ऐड करना है आई ए आर ए, तो आपने इसी डायरेक्शन में ऐड कर दिया आई ए आर ए। अब आपको इसमें ऐड करना है आई ए एक्स एक्स, एक्स के लिए 90 डिग्री का एंगल बना दो, आई ए एक्स एक्स जहाँ पे मिला है बस वही हो गया आपका ई ए, जो हो गया आपका ई ए बस। अब वापिस से अगेन फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये बराबर क्या होगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इस वाली चीज़ का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे अपन, आधार का स्क्वायर, आधार बराबर कितना है v प्लस आई आर ए, डायरेक्ट दिख रहा है अपन को, आधार बराबर दिस इज v प्लस आई आर ए, इसका स्क्वायर प्लस ये लंब बराबर कितना है आई ए एक्स का स्क्वायर। यहाँ से आपने यूनिटी पावर फैक्टर के लिए निकाल लिया, तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट आता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर, ये लास्ट है आपका। लीडिंग पावर फैक्टर का क्या मतलब है कि वोल्टेज यहाँ बनाया है तो करंट आपको इससे आगे बनानी पड़ेगी, लीड करते हुए बनानी पड़ेगी, तो बस ये वोल्टेज बना दो, ये करंट बना दो, बाकी सारी चीज़ें सेम चलेगी। अब आपको V के साथ अगेन ऐड करना है आई ए आर ए, तो किसकी डायरेक्शन देखोगे, डायरेक्शन देखनी है करंट की, लेकिन ऐड कहाँ पे करना है, यहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन में बना दो आप आई ए आर ए, बना दिया। अब इससे 90 डिग्री पे चल जाओ, तो आई ए एक्स एक्स हो जाएगा, इस पॉइंट से 90 डिग्री पे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका आई ए एक्स एक्स, इस तरह से ये पॉइंट आया, इसी को आप इससे मिला दोगे, ये हो जाएगा आपका ये। तो बस इस तरह से आपके फेजर डायग्राम हो जाता है। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है फेजर डायग्राम में, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो या रिपीट करना हो, सब कुछ समझ आया, चलो ठीक है। अभी मैं एक बार ही भेज दूंगी, एक बार इसको रीड आउट करना, जो भी दिक्कत होगा अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो आज अपन ने कैसे पढ़ा है, आज अपन ने वाइंडिंग सीखी है कि वाइंडिंग किस टाइप की होती है, तो उसमें अपन ने पढ़ा है शॉर्ट पिच वाइंडिंग पढ़ी है, और एक अपन ने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फेजर डायग्राम, तो अपन ने फेजर डायग्राम देखा है। तो फेजर